बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS6 सेमेस्टर में एनालिटिकल केमिस्ट्री में थर्मल एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था। उस सिलसिले का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस टेक्निक को डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस होता क्या है और किस तरह से परफॉर्म करते हैं। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस क्या है? इट्स अ सिंपल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड थर्मल एनालिसिस टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं कि द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सैंपल एंड रेफरेंस इज रिकॉर्डेड व्हाइल बोथ आर सब्जेक्ट टू द सेम हीटिंग प्रोग्राम। इसका बेसिक प्रिंसिपल अगर आप देखें तो इसमें होता क्या है कि व्हेन अ सब्सटेंस मटेरियल डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल और फिजिकल चेंज देयर इज a zero temperature difference between sample and the reference। लेकिन क्या होता है कि जब कभी भी कोई केमिकल एंड फिजिकल चेंज इन द सैंपल takes place, it liberate or absorb heat energy, resulting in a temperature difference delta T in sample and reference। कि जब भी कोई केमिकल या फिजिकल चेंज होती है तो उसके रिज़ल्ट में हीट एनर्जी लिबरेट होती है या एब्जॉर्ब होती है, और उसके रिज़ल्ट में डेल्टा टी की वैल्यू जो होती है सैंपल की रेफरेंस से जो हम कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू चेंज कोई ना कोई वैल्यू आना शुरू होती है। पहले डेल्टा टी की वैल्यू ज़ीरो होती है, लेकिन जब कभी भी सैंपल कोई हीट एब्जॉर्ब करे या लिबरेट करे तो डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं रहती। एक्सोथर्मिक के केस में जो है डेल्टा टी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में इसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आप देखें ये वाला एक टिपिकल DTA ग्राफ जो है वो प्लॉट किया हुआ है कि ये वाला जो है इस वाले स्टेट पे हॉरिजॉन्टली जो है डेल्टा टी की वैल्यू ज़ीरो है, इससे ऊपर इसकी वैल्यू प्लस में हो जाती है और ये नेगेटिव। प्लस में कब होती है? जब सैंपल का टेम्परेचर जो है रेफरेंस से ज़्यादा हो जाता है, और नेगेटिव में कब होती है? जब इसका टेम्परेचर रेफरेंस से कम हो जाता है। तो दो तरह की कर्व हो सकती हैं, एक अपर वर्ल्ड जो एक्सोथर्मिक को शो करती हैं और इन्वर्टेड कर्व जो होती हैं जो एंडोथर्मिक को शो करती हैं। तो इसमें देखिए कि जो कौन से वाले फिनोमिना जो है एंडोथर्मिक हैं, कौन से एक्सोथर्मिक हैं। तो एंडोथर्मिक फिनोमिना जो है दे इंक्लूड रिडक्शन, डिसॉर्प्शन, डिकम्पोजिशन, मेल्टिंग या सब्लिमेशन। इस तरह के जो प्रोसेस हैं दे ऑल आर एंडोथर्मिक फिनोमिना। इस तरह से जो एक्सोथर्मिक हैं, एक्सोथर्मिक में ऑक्सीडेशन, एड्सॉर्प्शन, क्रिस्टलाइजेशन एंड केमिजॉर्प्शन टाइप के रिएक्शन जो हैं दे आर एक्सोथर्मिक। और इसमें अगर आप देखेंगे क्रिस्टलाइन ट्रांजिशन जो है दे में भी इधर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हो सकती है। तो जो पीक का जो रीजन है, ये पीक यहाँ से जो आपको दिखाई दे रही है अपर साइड पे, या इन्वर्टेड पीक जो है ये किस तरह से फॉर्म होती है? जब पीक अपीयर अबव ज़ीरो ऑन द ऑर्डिनेट स्केल आर consequences ऑफ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे पहले आपको बताया कि ऊपर वाली पीक जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे ये 4-5 जो आपको बताए हैं, ये नीचे वाले जो हैं। और जो इन्वर्टेड पीक होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो चंद एक जो यहाँ आपको बताए हैं, तो उनकी वजह से जो है ये पीक्स बनती हैं। लेकिन अगर कोई एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ना हो रहा हो तो पीक्स फॉर्म नहीं होती। तो इसमें हम सैंपल के साथ जो रेफरेंस मटेरियल यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दो तरह के मटेरियल आप कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सैंपल। इनऑर्गेनिक सैंपल के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं रेफरेंस के तौर पे एल्यूमिना, कार्बोरेंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, या इस तरह से ग्लास बीड्स को भी आप जो है वो रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक सैंपल के लिए या पॉलीमर्स के लिए हम क्या करते हैं? वो यूज़ ऑक्टाइल थैलेट या सिलिकॉन ऑयल्स को हम जो एज रेफरेंस मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं बोथ आर टेकन इन पाउडर फॉर्म में लेते हैं, जिनमें उनका पार्टिकल साइज जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। इस तरह से जो रेफरेंस मटेरियल लेते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी खुसूसियात कौन से वाले होने चाहिए कि दे शुड
अंडरगो नो थर्मल इवेंट, मतलब उनमें जब जिस टेम्परेचर रेंज में हम काम करें उसमें उनमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक के हवाले से। और इस तरह से देखिए कि इट शुड नॉट रिएक्ट विद सैंपल होल्डर या थर्मोकपल के साथ, ये वाला रिएक्ट ना करना चाहिए इसे रेफरेंस मटेरियल को। और थर्ड वन क्या है कि बोथ द थर्मल कंडक्टिविटी एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द रेफरेंस शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ सैंपल, मतलब सैंपल और रेफरेंस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल कैपेसिटी जो है तकरीबन सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये देखिए एक टिपिकल DTA ग्राफ दिया हुआ है जो कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट का है। तो उसमें आप देखें 3 जगह पे जो है ये पीक्स आपको दिखाई दे रही हैं, 2 इन्वर्टर पीक्स हैं, एक अपसाइड वाली जो है वो पीक है। इन्वर्टर पीक किस वजह से, फर्स्ट स्टेज में जो है जो कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट में की डिहाइड्रेशन होती है, वाटर रिमूव होता है, डिहाइड्रेशन इज एंडोथर्मिक फिनोमेना, जिसकी वजह से आप देखें कि ये पीक जो है ये फॉर्म होती है। सेकेंड स्टेप इज़ डिहाइड्रेटेड जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसके रिजल्ट में कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक फिनोमेना, जिसकी वजह से आप देखें कि एक अपसाइड पे जो है ये पीक है। और तीसरी पीक जो है डिकम्पोजिशन की है, और डिकम्पोजिशन जो है इट इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक फिनोमेना। आप देखेंगे कि इसमें जो ये एंडोथर्मिक फिनोमेना की वजह से ये नीचे वाली पीक है। तो ये एक टिपिकल DTA ग्राफ जो आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट देखें, अब देखिए ये जो ग्राफ था इससे हम जो है दोनों तरह का एनालिसिस कर सकते हैं। एक को हम क्वालिटेटिव कहते हैं, दूसरे को हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये पीक है, इन पीक से इनका टेम्परेचर क्या है, मतलब ये पीक जो है सपोज 250 के करीब है, ऑक्सीडेशन वाली पीक आप देखें तकरीबन 450 के करीब है, और इस तरह से जो है डिकम्पोजिशन वाली 800 के करीब है। तो ये जो टेम्परेचर जो आपने देखे 250, 450 और 800, ये वाला जो उनकी उसको आप यूज़ कर सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हमें चाहिए होता है एरिया अंडर द पीक। ये पीक जो है ये कितनी बड़ी पीक है, छोटी है, इसके जो एरिया अंडर द पीक जो होता है, जो इस पीक ने एरिया कवर किया होता है, वो हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और एरिया अंडर द पीक जो है आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए जो है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द मैस ऑफ सैंपल, भी आपने सैंपल कम लिया है ज़्यादा लिया है। नंबर 2 क्या होता है, एंड द हीट और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, मतलब उस रिएक्शन के अंदर में कम हीट इवॉल्व हुई है ज़्यादा हुई है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एंड सर्टन ज्योमेट्रिकल एंड हीट कंडक्ट फैक्टर्स के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करता है। और जो इसको अगर आप मैथमेटिकली देखें तो ये इसकी केमिकल फॉर्म में E=GM इंटू डेल्टा टी ओवर के माइनस में है। इस तरह से या इसको सिंप्लीफाई करके आप इस तरह से भी देखते हैं माइनस के एम डेल्टा एच। तो इस तरीके से आप करते हैं। इसमें ए जो है रिप्रेजेंट करता है पीक एरिया, और जी जो है कैलिब्रेशन फैक्टर है विच डिपेंड ऑन द सैम्पल ज्योमेट्री, और इसका के कांस्टेंट जो है इट इज़ रिलेटेड टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सैंपल की थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड ये वाला कांस्टेंट के है। और डेल्टा एच इज़ द एंथैल्पी चेंज इज़ पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक एंड नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक। तो फॉर द गिवन स्पीशीज़ मीन्स आपका जो सैंपल है उसमें के रिमेन्स कांस्टेंट, की वैल्यू आप कांस्टेंट रहती है कब, जब क्या करते हैं हीटिंग रेट, जब जिसमें जो वेरिएबल्स हैं ना ये वाले कौन से, हीटिंग रेट मतलब चेंज हो सकता है, हीटिंग रेट को आप कांस्टेंट रखें, पार्टिकल साइज ऑफ द सैंपल को कांस्टेंट रखें, और प्लेसमेंट ऑफ थर्मोकपल को भी आप जो है वो कांस्टेंट रखें, तो के की वैल्यू जो है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जो है वो सेम रहेगी। तो के की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीटिंग रेट, पार्टिकल साइज और प्लेसमेंट ऑफ द थर्मोकपल जो है उसको सेम रखना चाहिए। नेक्स्ट देखें, कुछ फैक्टर्स हैं जो DTA कर्व्स को जो है डिस्टर्ब करते हैं, जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि DTA कर्व्स जो है डिपेंड करते हैं। उनमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं
और कुछ जो है वो इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर हैं। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको पहले हम देखते हैं कि द DTA टेक्निक इज़ मोर सेंसिटिव टू द गैशियस एनवायरनमेंट अराउंड द सैंपल देन TJ। मतलब जो सैंपल के गैसियस एनवायरनमेंट होती है उसके ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करता है एज़ कम्पेयर टू TJ। और गैशियस एनवायरनमेंट में आल्सो प्रोड्यूस एक्स्ट्रा पीक। गैशियस एनवायरनमेंट की वजह से एक्स्ट्रा पीक भी फॉर्म हो सकती है। जैसे आप देखिए एक एग्जांपल दी हुई है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर काजेज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच में गिव राइज टू एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मतलब ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट हो तो उसके रिजल्ट में जो ऑक्सीडेशन हो सकती है और जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा पीक प्रोड्यूस हो सकती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो इसमें देखिए देयर टू टाइप्स ऑफ गैसेस एनवायरनमेंट इन DTA स्टडीज़। तो स्टैटिक गैसेस एनवायरनमेंट होती है। स्टैटिक में जो है जो आप भी गैस आप जिसकी आपने एनवायरनमेंट की है वो स्टैटिक होती है, वो मूव नहीं करती। तो स्टैटिक एनवायरनमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस बिकॉज द एटमॉस्फेयर अराउंड द सैंपल इज़ चेंजिंग इन concentration due to the evolution of gases and physically due to the convection of current। मतलब क्या होता है कि जब आपने एनवायरनमेंट प्रोड्यूस की हुई है तो जब केमिकल रिएक्शन होता है उसके रिजल्ट में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है और कन्वेक्शन की वजह से भी जो है मूवमेंट होती है। तो उसकी वजह से जो स्टैटिक गैसेस एनवायरनमेंट है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस। इस तरह दूसरे वाले को हम कहते हैं डायनामिक गैसेस एनवायरनमेंट। डायनामिक में क्या होता है कि द रिजल्ट्स ऑब्टेन इन डायनामिक एनवायरनमेंट आर रिलायबल एंड रिप्रोड्यूस। मतलब डायनामिक में जो है वो गैसेस कॉन्टीन्यूसली थ्रू द फर्नेस मूव करती रहती हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं। मतलब उनकी प्रेसिजन जो है आप कह सकते हैं ज़्यादा होती है। तो दूसरे फैक्टर जो हैं जो उनके ऊपर DTA का डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर हैं। पहले वाले आपने इन्वायरमेंटल देखें। इसमें पहला है जो हीटिंग रेट। हीटिंग रेट क्या है कि मतलब आप किस स्पीड से जो है हीट कर रहे हैं। कि जैसे ये देखिए हीटिंग रेट मतलब 1 मिनट में आप कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। तो हीटिंग रेट जो होता है द एरिया ऑफ द पीक इंक्रीज विद द हीटिंग रेट। मतलब जो पीक का एरिया है वो इंक्रीज़ होता है जो जो आप जो है वो हीटिंग रेट को बढ़ाते जाते हैं। तो एक आपके पास डायग्राम है जिसमें एक पर्टिकुलर रिएक्शन की डिफरेंट हीटिंग रेट पे जो है वो पीक्स शो की गई हैं। तो आप देखें 5 सेंटीग्रेड पर मिनट, 8, 12 और 16। आप देखें सबसे ज़्यादा जो डीप पीक है वो 16 वाली है। तो आप देखें जो जो हीटिंग रेट बढ़ाते जाएंगे तो एरिया अंडर द पीक जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। और एट वेरी लो हीटिंग रेट द पीक एरिया बिकम वेरी स्मॉल। ये देखिए जैसे इनमें से 16 और 5 को कंपेयर करेंगे तो इसका पीक एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसमें जो है काफ़ी कम होता है। फास्ट हीटिंग रेट आल्सो इंक्रीज द सेंसिटिविटी। फास्ट में जो है वो सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी बढ़ जाता है अगर आप फास्ट हीटिंग रेट अप्लाई करें। तो दूसरे वाला जो फैक्टर है सैंपल होल्डर, सॉरी, the geometry and the material of the sample holder also affect the resolution, shape and size of the DTA peaks। मतलब जो है शेप किस तरह की है, मटेरियल किसका है सैंपल होल्ड का, उसके ऊपर DTA पीक जो है वो डिपेंड करती हैं। सैंपल होल्ड मटेरियल ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी जैसे मेटल्स होती हैं गिव शार्प एक्सोथर्मिक पीक्स। मतलब उनमें एक्सोथर्मिक पीक जो हैं वो काफ़ी शार्प आती हैं बट रिलेटिवली फ्लैट एंडोथर्मिक पीक्स। मतलब अगर आप मेटल के सैंपल होल्डर्स यूज़ करें तो उसमें एक्सोथर्मिक की पीक बड़ी शार्प आती हैं लेकिन जो एंडोथर्मिक के केस में उनकी पीक्स जो हैं बड़ी फ्लैट होती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। However, reverse is true if the sample holders are made up of materials of poor thermal conductivity जैसे ceramics हैं। मतलब ceramics के केस में एंडोथर्मिक की पीक शार्प आएंगी
और मेटल्स के केस में एक्सोथर्मिक की जो है साथ। तो इसका मतलब जो है वो पीक जो है डिपेंड करती है सैंपल होल्डर के मटेरियल के ऊपर। इस तरह से द मटेरियल ऑफ द सैंपल होल्डर में not only change the shape of the peak but also the change the interception and the peak temperature। जिस टेम्परेचर पे पीक फॉर्म हो रही है उस टेम्परेचर को भी चेंज कर सकती है ये वाली सैंपल होल्डर का मटेरियल। इस तरह से देखिए फॉर better resolution the size of the holder and the amount of sample should be small as possible। तो क्या मतलब है कि अच्छी रेजोल्यूशन के लिए सैंपल की अमाउंट जो है वो कम से कम हमें यूज़ करनी चाहिए। सेकंड इज़ लोकेशन ऑफ थर्मोकपल। मतलब थर्मोकपल को आपने फर्नेस में किस जगह पे प्लेस किया होता है कि if the thermocouple is not located in the center of the sample and the reference, the DTA curves obtained would not be irreproducible। मतलब जो है कि अगर आपने थर्मोकपल को उस जगह पे प्लेस नहीं किया हुआ जो सैंपल और रेफरेंस के बिल्कुल सेंटर में है, तो इसका मतलब है कि वो जो टेम्परेचर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो असल में जो है सैंपल और रेफरेंस मटेरियल के टेम्परेचर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से जो आपके पास रिजल्ट्स होते हैं दे आर नॉट रिप्रोड्यूसेबल। नेक्स्ट देखिए जो फैक्टर है सैंपल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले है अमाउंट ऑफ सैंपल कि द एरिया अंडर द कर्व इज़ प्रोपोर्शनल टू द हीट एंड द मास ऑफ द रिस्पेक्टिव सैंपल। आपने देखा था कि एरिया अंडर द पीक से हम जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और एरिया अंडर द पीक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ द सैंपल टेकन। नेक्स्ट देखिए थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि हीट कंडक्ट करने की एबिलिटी। द पीक एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब जो है थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, जैसे मेटल्स की ज़्यादा होती है तो पीक एरिया जो है वो कम हो जाता है और पीक एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ द रिएक्शन। मतलब उस रिएक्शन में जो है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है उसमें हीट कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है या कम प्रोड्यूस हुई है उस चीज़ के ऊपर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो थर्ड फैक्टर जो है वो पार्टिकल साइज और पार्टिकल पैकिंग डेंसिटी ऑफ द सैंपल है। पार्टिकल साइज जो होता है ये भी पी के एरिया को अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसी तरह से इंक्रीजिंग पार्टिकल साइज ऑफ सैंपल डिक्रीज द पीक एरिया। पार्टिकल साइज ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो चेंजेस आती हैं वो मतलब उसमें फुली सैंपल यूज़ नहीं होता, कुछ पार्ट उसका अनडिरेक्टेड रह जाता है जिसकी वजह से पीक एरिया जो है वो कम हो जाता है। इस तरह से पार्टिकल साइज also influences the peak temperature। मतलब अगर आप पार्टिकल साइज कम ज़्यादा करते हैं तो जिस टेम्परेचर पे पीक ऑब्ज़र्व करते हैं वो टेम्परेचर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से पार्टिकल साइज आल्सो आल्टर द कंप्लीशन टेम्परेचर। मतलब जिस टेम्परेचर पे डेल्टा टी की वैल्यू दोबारा ज़ीरो हो जाती है वो भी चेंज हो जाता है पार्टिकल साइज़ के चेंज करने से। इस तरह से पैकिंग डेंसिटी मतलब क्या है कि जो आपने सैंपल को जो है वो कम्पैक्टली पैक किया है या लूजली किया हुआ है तो उसके ऊपर भी जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सैंपल जो है वो डिपेंड करती है। तो ये कुछ पार्टिकल साइज से रिलेटेड थे। इस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन जो है इंस्ट्रूमेंटेशन डीटीए की उसके कुछ जो है वो पार्ट्स हैं, जैसे फर्नेस होती है जैसे आपने पहले देखा था टीजीए में। इसी तरह से सैंपल होल्डर्स होते हैं। सैंपल होल्डर जो है मुख्तलिफ मटेरियल से बने हो सकते हैं, सिरेमिक के हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं। इस तरह से डीसी एम्पलीफायर एम्पलीफायर जो होते हैं वो सिग्नल को बूस्ट करते हैं, तो एम्पलीफिकेशन के लिए हम डीसी एम्पलीफायर इसमें यूज़ करते हैं। और इस तरह से डिफरेंशियल टेम्परेचर डिटेक्टर जो है सैंपल और रेफरेंस के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो उसको डिटेक्ट करता है। इस तरह से फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्राम में ये फर्नेस के टेम्परेचर को काम ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह से रिकॉर्डर होता है जो रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करता है और कंट्रोल
इक्विपमेंट, कंट्रोल इक्विपमेंट से हम जो है फर्नेस के एटमॉस्फेयर को जो है कंट्रोल करते हैं। और ये देखें, ये एक डीटीए के इंस्ट्रूमेंट की स्कीमेटिक डायग्राम है। आप देखेंगे कि ये जिस सेंटर में है ये फर्नेस है, फर्नेस में ये फर्नेस सेंटर में जो है सैंपल और रेफरेंस है, और उनके नीचे जो है सेंसर है जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं। जो टेम्परेचर जो सेंस करते हैं उसको एम्पलीफाइड करके डाटा रिकॉर्डर कंप्यूटर में जाते हैं, जहाँ से जो है वो आगे एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू को प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है ये टेम्परेचर वाई एक्सिस सॉरी, और ये जो टेम्परेचर जो है प्रोग्रामर जो है जो फर्नेस का जो टेम्परेचर है उसको हम जो है एक्स एक्सेस पे जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से सिंपल सी डायग्राम है। एप्लीकेशन जिसकी आप देख सकते हैं कि डीटीए जो है वाइडली यूज फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. It provides simple and accurate way for determining melting point, boiling point and decomposition of the organic compound. आप find out कर सकते हैं इनके melting, boiling point, decomposition temperature. इस तरह से it is used to characterize polymeric compounds. इस तरह से it is used for complex mixture and it is used for enthalpy changes. DTA is used for pre-oxidation processes. इस तरह से DTA is used for the study of physical properties of a substance. DTA is also used for the preparation of primary standard. And this is all for today's lecture. Thank you very much.